अब चलें एटलीस्ट मैं आराम से ब्राउज़ सकता हूँ। ओके 10:05 हो गए हैं आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सो अ, जो पहले वाले 2 लेक्चर से मैंने उनमें आपको बताया था कि हम किस तरह प्रोडक्ट की हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, किस तरह उसको हम इवैल्यूएट करते हैं, किस तरह हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट जो हमने ढूँढी हुई है, वो अमेज़न पे सेल करने के लायक है कि नहीं, वो होलसेल में हम सेल कर सकते हैं कि नहीं, हमें उसमें प्रॉफ़िट होगा कि नहीं। सो वो डिफरेंट चीज़ें थी, जो मतलब हमने डिस्कस की थी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो ड्यूरिंग दिस लेक्चर मैं आपको बताऊँगा कि जब हम तमाम चीज़ें चेक कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोडक्ट को हंट भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट की तमाम चीज़ें जैसे रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं, सेलर्स चेक कर लेते हैं, रेटिंग्स चेक कर लेते हैं, अमेज़न डोमिनस चेक कर लेते हैं, ब्रांड डोमिनस चेक कर लेते हैं। तो वो डिफरेंट चीज़ें थी जिनको चेक करने के बाद हम एक प्रोडक्ट को कहते थे कि हाँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें हमारे लिए भी अमेज़न पे बेचने के लिए लायक है। ये अगर हम इस चीज़ को बेचेंगे तो हमें इसमें प्रॉफ़िट मिलेगा। तो अमेज़न की प्रोडक्ट इवैल्यूएशन डिफरेंट तरीकों से की जाती है, ठीक है? हमने एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने गुज़र के देखना होता है कि ठीक है, ये प्रोडक्ट बेचने के लायक है। तो हम जब भी अमेज़न में अगर कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो हम एक प्रोडक्ट ढूँढ के रखते हैं कि बस एक ही प्रोडक्ट ढूँढ लिया और उसी को बेचना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं कि जो मेथड्स मैंने आपको हंटिंग के लिए बताए थे उन्हें यूज़ करते हुए हम 100 टू 100 प्रोडक्ट्स ढूँढ लेते हैं और उन प्रोडक्ट्स को ढूँढने के बाद हम क्या करते हैं कि फिर एक एक्सेल की शीट बना लेते हैं और एक्सेल की शीट के अंदर हम डिफरेंट कॉलम्स बना लेते हैं। उस कॉलम्स के ऊपर पे हम डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ अप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जो अच्छी है बेचने के लायक और वो कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट जिसे हमने इग्नोर करना है। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हमें क्या-क्या चाहिए होता है। तो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है हमने एक एक्सेल की शीट बनानी होती है। एक्सेल की शीट मुझे यकीनन आप सभी को पता होगा कैसे बननी है। तो उस एक्सेल की शीट के अंदर हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ ऐड करनी है, ठीक है? वो कैटेगरीज़ डिफरेंट तरह की होती हैं। सबसे पहले जब हमने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, तो हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे, हम उसका यूआरएल देखेंगे। यानी उसका लिंक देखेंगे कि जो उसका अमेज़न का लिंक होगा, हम वो कॉपी करके रखेंगे। ये हम क्यों कॉपी करते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एसिन आपने निकाल के रखा होता है, लेकिन जब आप दोबारा जाकर अमेज़न के ऊपर उस एसिन को सर्च करते हैं, तो प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रही होती। ये मुझे नहीं पता क्यों होता है, बट ये कोई इश्यू बना हुआ है जिसकी वज़ह से ऐसा होता है बार-बार। तो हम उसका यूआरएल ही कॉपी करके रख लेते हैं ताकि डायरेक्ट उसी यूआरएल को बस क्लिक करें और उसके ऊपर चले जाएँ उस प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमने उसका जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की होती है, हम उसका एक एसिन रखते हैं। मैं आपको ये अभी सिर्फ़ एक्सप्लेन करता हूँ क्या-क्या होता है तो उसके बाद आपको डिटेल में ना एक दफ़ा करके बताऊँगा हमें ये चीज़ें कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होता है उसका एसिन होता है। एसिन आपको पता है क्या होता है? एसिन हम एक स्पेसिफ़िक और यूनिक नंबर को कहते हैं जो कि अमेज़न किसी भी प्रोडक्ट को देता है। यानी वो ऐसा स्पेसिफ़िक कोड जिससे हम अगर अमेज़न पे जाकर सर्च करें तो कोई यूनिक या स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट जिसका वो एसिन होता है या जिसका वो नाम होता है, वो जाकर उसको निकाल के बाहर ले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम प्रैक्टिकल भी साथ-साथ करते जाते हैं ताकि बाद में इश्यू ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अमेज़न पे चले जाते हैं। ये हम कि amazon.co.uk पे, ठीक है? अब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बाथ टॉवल्स। हमने इसको सर्च किया। इट्स अ लिटिल स्लो तो भी हो रहा था। मैंने बाथ टॉवल को सर्च किया तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से किसी भी एक को ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं इसको ओपन करता हूँ। अब हमारे पास अब ये एक प्रोडक्ट ओपन हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ हमने एक एक्सेल की शीट के अंदर ऐड करनी है, वो होगा
इसका हमारे पास यूआरएल, हम इसको कॉपी करेंगे, हम एक्सेल की शीट के अंदर जाएँगे और यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक एक्सेल की शीट के अंदर इसका यूआरएल आ गया। मैंने इस तरह ही पहले एक प्रोडक्ट का मैंने यूआरएल यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। अब एसिन क्या चीज़ होती है? एसिन आपने कहाँ से लेना और कैसे लेना मैं आपको वो बताता हूँ। आपने कोई भी प्रोडक्ट का पेज होगा, आपने उसके नीचे आना है। आप जब नीचे आ जाएँगे ना, तो यहाँ पर उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। साथ टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बिल्कुल साथ यहाँ पर एसिन का ऑप्शन होता है। आप यहाँ से उसका एसिन कॉपी कर सकते हैं। ये उस प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कोड है या नंबर है जिसको हम अगर सर्च करेंगे तो हमें स्पेसिफिकली यही प्रोडक्ट शो होगी, इसके अलावा हमें कोई और प्रोडक्ट शो नहीं होगा। अच्छा, पहले हमने बार टॉवल्स सर्च किया था, बार टॉवल्स की जगह मैं अगर ये एसियन सर्च करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब मैंने बार टॉवल्स नहीं लिखा, मैंने सिर्फ़ क्या लिखा है, मैंने सिर्फ़ उसका जो एसियन था, जो उसका स्पेसिफिक आइडेंटिफायर था, ठीक है? एसियन असल में कहते हैं अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर को, ठीक है? तो अब स्पेसिफिकली वही प्रोडक्ट शो हुई है इंस्टेड ऑफ हमें डिफरेंट बार टॉवल्स शो होने के। तो हम क्या करेंगे जो एसिन होता है हम अपनी फ़ाइल के अंदर जाकर यहाँ पर एसिन को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हमारा एसिन भी ऐड हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने ऐड करनी है, वो होता है उसका टाइटल। अब टाइटल हम किस चीज़ को कहते हैं? टाइटल कोई भी प्रोडक्ट है ना या कोई भी चीज़ है, तो कोई भी पेज है या कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ है, उसका जो हेडर होता है या जो उसका आइडेंटिफायर होता है या उसका नाम होता है, हम उसको टाइटल कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर बार टाउल्स की बात कर रहे थे, तो कोई मुझे बता सकता है इसका हेडर क्या है या टाइटल क्या है? एनीवन? नो वन? सीरियसली? तो इसका जो टाइटल या हेडर होता है ना, उसका नाम होता है। तो अगर हम अमेज़न में किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो हेडर या टाइटल होगा, उसका नाम होगा, जो कि ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका नाम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने जो एक्सेल की शीट बनाई होगी, हम वहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया, ठीक है? यानी उसका जो नाम होगा ना, उसको हम टाइटल कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटेगरी, कि वो कैटेगरी कौन-सी है, कि हम उसको किस कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, वो कहाँ पर यूज़ होती हैं। तो उसके लिए हम दोबारा नीचे जाएँगे, ठीक है? दोबारा यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएँगे। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर उसकी कैटेगरी शो हो रही है। अब इसकी कैटेगरी कौन-सी है? होम एंड किचन। यानी अमेज़न के अंदर जो डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ बनी होती हैं, ये जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, वो होम एंड किचन के अंदर हो रही है। ये डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सॉरी। अब ओके, ये बताओ। अब देखिए यहाँ पर ऊपर थोड़ी-सी कैटेगरीज़ शो हुई हुई हैं। अब यहाँ पर होम एंड गार्डन है, अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस में आगे बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। स्मॉल किचन अप्लायंसेस है, आयरन्स हैं, हीटिंग एंड कूलिंग है, वैक्यूम एंड फ्लोरिंग केयर है। फर्नीचर में अगर हम जाएँगे तो फर्नीचर में डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ आती हैं, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम। किचन में जाएँ, किचन में डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ आ जाती हैं। ये जो मेन कैटेगरी है ना, अब यहाँ पर जो है वो किचन है, ठीक है? अब ये जो नीचे दोबारा कैटेगरीज़ आई हुई हैं, ये सब कैटेगरीज़ हैं, यानी उस कैटेगरी के आगे से कैटेगरीज़ बनी हुई हैं।
यानी अगर मैं कहता हूँ मैंने एक कहते हैं ग्लास लेना है, ठीक है? अब ग्लास क्या है? एक डिफरेंट कह लेते हैं हम मुझे एक पीने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल वाइन ग्लास चाहिए। तो वाइन ग्लास एक मतलब शीशे का ग्लास है, तो वो ग्लासवेयर के अंदर आता है। तो मुझे इतना पता है कि वो किचन में बिकती है और किचन के बाद जो है ना वो कहाँ पर बिकती है? वो टेबलवेयर में बिकती है, यानी वो टेबल पे रखने वाली चीज़ों में बिकेगी और टेबल में रखने वाली चीज़ों के अंदर कहाँ मुझे ग्लासवेयर के अंदर बिकेगी। यानी अगर आप मुझे वो वाइन ग्लास चाहिए तो मुझे सबसे पहले किचन को ओपन करना पड़ेगा। आफ्टर ओपनिंग किचन मैं जाऊँगा टेबलवेयर में, टेबलवेयर के बाद मैं जाऊँगा ग्लासवेयर के अंदर और ग्लासवेयर के अंदर फिर डिफरेंट तरह के जो है ना, मुझे वहाँ पे ग्लास मिल जाएँगे और मैंने वहाँ से फिर देखना होगा कि वाइन ग्लास कौन-सा है जो मुझे चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ही आ गया हुआ है, क्रिस्टल वाइन ग्लास, ठीक है? अब मुझे पता था कि इस कैटेगरी में जाके मुझे एक चीज़ मिलेगी, तो मैंने फिर अपनी अगर कभी प्रोडक्ट को सेल करनी होगी, तो मैं फिर इस तरह इस कैटेगरी में आगे करूँगा, अगर मैंने कभी वाइन ग्लास को सेल किया तो। तो कैटेगरी बेसिकली यही होता है कि वो चीज़ किस जगह पर बिक रही है, किस स्टोर में बिक रही है या किस नीश में या किस स्पेसिफिक मार्केट में बिक रही है। यानी आप ये कह लें कि वो एक चीज़ जिस मार्केट में या जिस स्पेसिफिक नीश में बिक रही है ना, हम उसको कैटेगरी कहते हैं। यानी अगर ये ग्लास है, ग्लास वाली जो चीज़ है वो होम एंड किचन में ही बिक रही है, तो इसकी जो कैटेगरी होगी वो होम एंड किचन होगी। अब बात है टॉवल से तो वो भी होम एंड किचन में आता है क्योंकि जो बाथ टॉवल्स होते हैं वो बेसिकली जो होता है, वो घरों में इस्तेमाल होते हैं, वॉशरूम्स वगैरह में, टॉयलेट्स में। तो बाथ टॉवल्स की कैटेगरी भी होम एंड किचन होगी। तो हम यहाँ पर कैटेगरीज़ को होम एंड किचन कह लेते हैं। अब नंबर ऑफ सेलर्स की बात आती है कि नव कितने लोग उसको बेच रहे हैं। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि ये वाला लिंक ओपन कर लेते हैं। इसको देखते हैं, इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं कि ये कैसा है। जस्ट अ सेकंड, ये थोड़ा टाइम लेता है। मुझे क्यों लग रहा है कि एनडाईसी में चले जाना है ये चीज़ समझाते हुए। अच्छा अभी ये लोड हो रहा है, तब तक किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। तब तक से कुछ करता हूँ। एनी क्वेश्चंस? हेलो? नहीं, नो थोड़ा क्वेश्चंस। सा रिव्यू बैक देंगे, मैं अभी एंटर हुई हूँ। हाँ, नो इश्यू। स्टार्टिंग सिर्फ वही बताया कि मतलब एसीएन क्या होता है, यूआरएल क्या होता है और कैटेगरीज़ क्या होती हैं, नीश क्या होती हैं। उसमें अगर आपने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें। अभी तक मैंने सिर्फ यूआरएल का बताया है, उसके बाद ठीक है। कैटेगरीज़ का बताया, नीश का बताया कि नीश क्या चीज़ होती है और कैटेगरीज़ को हम किस अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो थी नंबर ऑफ सेलर्स कि एक चीज़ को कितने लोग बेच रहे हैं। तो हुँ, अब हम करेंगे, हम वो किस तरह करते हैं। तो काइंडली अपना ना वो माइक म्यूट कर दें, वो शो आ रहा है थोड़ा-सा। तो मैंने तकरीबन ये जो इवैल्यूएशन की थी मैंने 1 मंथ पहले की थी। 1 मंथ पहले इसको 35 लोग बेच रहे थे, लेकिन अब जब मैंने 1 मंथ बाद दोबारा इसको खोला तो इसके जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो 25 हो गए हैं। यानी अब इस चीज़ को जो 1 मंथ पहले 35 लोग बेच अपने अंदर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर एक साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा होता है न्यू एंड यूज़ फ्रॉम। अब यहाँ पर आ रहा है न्यू 25 फ्रॉम, यानी अब इस चीज़ को 25 लोग बेच रहे हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगा इसको कितने लोग बेच रहे हैं। अब आपने यहाँ से देखने से लोग बेच रहे हैं, आपने मतलब 25 है, यहाँ पे वापस आना है। इसको 25 यहाँ पे लिख देना। अब आगे उसकी प्राइस चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस क्या है। तो एवरेज प्राइस अगर हम उस प्रोडक्ट की चेक करें तो वो आ रही है हमारे पास 17.98, यानी जिसकी एवरेज प्राइस चल रही है, यानी वो बंदा जिसके पास इस वक़्त बाय बॉक्स है, यानी जो बंदा ये चीज़ अभी सेल कर रहा है वो 17.98 पाउंड्स की कह रहा है, ठीक है?
मैं करेक्शन ज़्यादा करता जा रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल नए तरीके से बनानी है, दरअसल मेरी पुरानी ज़रा उस वजह से ना बड़ी चेंजिंग होने वाली है इसमें। अब हमने मंथली सेल्स चेक करनी है, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, वो होता है हमारे पास मंथली सेल्स। अब मंथली सेल्स क्या चीज़ है कि एक लिस्टिंग है अमेज़न के ऊपर और अगर हम होलसेल के मॉडल की बात कर रहे हैं, तो उसपे डिफरेंट टाइप ऑफ सेलर्स होंगे, ठीक है? यानी एक से ज़्यादा सेलर्स होंगे हमेशा, लेकिन अगर हम अमेज़न के दूसरे पीएल की बात करें, प्राइवेट लेबल की, तो उसपे सिर्फ़ हमेशा एक ही बंदा बैठ बैठ के बेच रहा होगा, उसपे कभी भी 2 या 3 बंदे नहीं होंगे। क्योंकि हम अमेज़न की होलसेल की मॉडल कर रहे हैं, तो हमें तकरीबन ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि उस लिस्टिंग के ऊपर एटलीस्ट 5 से ऊपर बंदे होंगे होंगे। यानी एक बंदा उस चीज़ को सेल नहीं कर रहा होगा, अगर एक कर रहा है तो वो पीएल की हमने उस पे जाना ही नहीं है। तो मंथली सेल्स क्या चीज़ है? अब मंथली सेल है, एक लिस्टिंग है, उसपे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 बंदे बैठे हुए हैं और 1 मंथ में जितनी भी उस लिस्टिंग के ऊपर सेल हो रही होगी ना, एक लिस्टिंग 1 मंथ के अंदर जितनी भी चीज़ें बेच रही होगी, हम उसको मंथली सेल्स कहेंगे कि 1 मंथ के अंदर उस लिस्टिंग के ऊपर इतनी सेल्स होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिस्टिंग ओपन की हुई थी, एज़ फाइन टिप प्रोफेशनल पेंट ब्रश की, ठीक है? अब मैंने इसकी देखनी मंथली सेल्स क्या हो रही हैं, एक्सेल ऐलान अगर यहाँ से नहीं तो आप ऊपर जो हमने एक्सटेंशन ऐड की हुई है, आप वहाँ पर जाके भी एक्स-रे को रन कर सकते हैं, ठीक है? एक दफ़ा जब एक्स-रे रन हो जाएगा तो आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसकी जो हमने सेल्स देखनी है, वो सेल्स क्या है? अब 269 इसकी एवरेज मंथली सेल्स हैं, यानी 1 मंथ के अंदर इसके 269 यूनिट सेल होते हैं। अब हमने वो यहाँ से देख लेना है और यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है? यानी इसको 269 बंदे बेच रहे हैं, इस प्राइस पे बेच रहे हैं ओह सॉरी 269 इसकी सेल्स हो रही हैं, 17.98 इसकी प्राइस है और 25 सेलर्स को सेल कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि उसका मंथली रेवेन्यू कितना होता है। अब इसी एक्स-रे से हम देखेंगे उसका मंथली रेवेन्यू कितना है, यानी वो लिस्टिंग अगर उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 269 सेल्स हो रही हैं, तो 1 मंथ में कितना एवरेज कमा लेती है। तो उसका जो एवरेज मंथली रेवेन्यू है ना, वो 4837 है, यानी वो 4837 पाउंड्स जो है ना, वो मंथली कमा रही है। उसकी सेल्स 269 है और 4837 की सेल्स है। अब हमने देखना है कि ये किस तरह डिवाइड होती हैं। ओके, आई एम बैक सॉरी मेरी वो कॉल कट हो गई थी, कॉल आ गई थी। तो हमने अब बात कर रहे थे कि हमने देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो सॉरी अ, कितने सेल्स हैं 269 सेल्स हैं और इसको 25 बंदे सेल कर रहे हैं, ठीक है? एक्टिव सेल इसके 25 हैं और इसकी जो सेल्स है 269 है। हमें पता चलता है कि हर सेलर 10 यूनिट जो है ना ऑलमोस्ट सेल कर रहा है। यानी 269 में से अगर 1 मंथ के अंदर एक बंदा सिर्फ 10 यूनिट सेल कर रहा है, 10 यूनिट हर बंदे के पास जा रहे हैं। और अगर इस 10 को अगर हम देखें 17.98 के हिसाब से, यानी हर बंदे को सिर्फ 179 पाउंड्स की सेल्स आ रही है। उन्हें सिर्फ इतना
मतलब उसकी सेल है और इसमें से भी अगर प्रॉफ़िट मार्जिन निकाला जाए ना उसकी प्रोडक्ट की प्राइस निकाल के और तमाम जो फ़ीस हैं, प्रेप फ़ीस है और शिपिंग फ़ी है, उस सबको निकाला जाए, तो यानी इसके अंदर सिर्फ़ 10 या 15 पाउंड बच रहे हैं। तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इसकी यानी ये प्रोडक्ट गंदी है थोड़ी-सी। तो अभी फ़िलहाल में हम उस पे नहीं जाएँगे, हमारा सिर्फ़ ये एक हमने एक किस तरह ऐड करनी है चीज़ें, हम सिर्फ़ ऐड करना बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हुई हैं, क्या-क्या चेक करना है। अब बीएसआर है, बीएसआर होता है बेस्ट सेलिंग रैंक यानी उसका रैंक क्या जा रहा है, तो बीएसआर को भी हम यहीं से चेक कर सकते हैं। अब जो इसका करंट बीएसआर है वो 11,211 है, तो अब यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको आगे पेस्ट कर देंगे। इसका बीएसआर कितना है? आफ्टर दैट रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ देखेंगे उस पे कितने लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। अब इसकी जो एवरेज रिव्यू 210 है, हमने इसको भी ऐसे ही कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। सेल्स टू रिव्यूज़ को आप रहने दें। उसके बाद वेट है, वेट हमने कहा था कि 5L वेट चेक करना है, वेट को भी हमने वहीं से कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। और लार्ज ओवरसाइज़ टियर यानी वो किस साइज़ की है, वो भी हमें हीलियम के एक्स-रे से पता चलेगा और साइज़ का भी मतलब हमें वहीं से पता चलेगा। वेट और साइज़ आप यहीं से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वेट आ गया, 0.77 उसका वेट है, कैटेगरी उसकी डीआईवाई एंड टूल्स हैं, उसके बाद इसका जो साइज़ है लार्ज ओवरसाइज़ है। यानी ये तमाम चीज़ें आपने उस ग्राफ के अंदर या जिस एक्सेल की शीट के अंदर एडिट करनी है ना, वो सारी की सारी आपको तकरीबन यहीं से मिल जाएँगी। एक्सेल रन करके मिल जाएँगी, आपने सिर्फ़ यहाँ से कॉपी करनी है, वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद पैकेज डायमेंशन है कि पैकेज की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है। और उसके बाद एक जो हमने मतलब 2 चीज़ें ऐड करनी है, वो अमेज़न डोमिनेंस तो नहीं है, ब्रांड डोमिनेंस तो नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये 2 चीज़ें ऐड करनी है। तो ये चीज़ें थी हमारे पास यानी सबसे पहले उसका यूआरएल था, उसका जो हमने यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर था यानी उसका हमने लिंक किया था। एसिन क्या था, टाइटल क्या था, उसकी कैटेगरी कौन-सी है, उसके पास सेलर कितने हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, उसकी प्राइस कितनी है, मंथली सेल्स कितनी है, मंथली रेवेन्यू कितना है। आफ्टर दैट हमने देखा कि बीएसआर क्या है, उसका सेलिंग रैंक क्या जा रहा है, रिव्यूज़ कितने हैं उसके ऊपर, सेल्स और रिव्यूज़ को स्किप कर दें, वेट कितना है उसका, साइज़ टियर क्या है, पैकेज की डायमेंशन क्या है, अमेज़न तो नहीं बेच रहा, ब्रांड तो नहीं बेच रहा। अब हम ये चीज़ क्यों करते हैं? अब मैंने सिर्फ़ यहाँ पर 2 मतलब लिखे हुए हैं, ठीक है? लेकिन जब आप एक शीट बनाएँगे ना, तो शीट आपके पास इस तरह की नहीं बनेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको एक शीट बताता हूँ किस तरह की होगी। एक जस्ट अ सेकंड। इतनी ज़्यादा शीट्स पड़ी मुझे खुद नहीं पता मैंने कहाँ पे रखी हैं। ठीक है? अब हमारे पास एक शीट है ये वाली। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह मतलब 100 150 जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, उनके यूआरएल कॉपी करने हैं, यहाँ पे रख लेने हैं, उनके एसईन रखने हैं, उनके टाइटल रखने हैं, कैटेगरीज़ रखनी है, नंबर ऑफ सेलर्स रखने हैं। प्राइस रखनी है, मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, बीएसआर, सेल्स टू रिव्यू, वेट, साइज़ टियर, पैकेज डायमेंशन, अमेज़न डोमिनेंस, ब्रांड डोमिनेंस, उसके बाद उनका ब्रांड कौन-सा है। तो ये डिफरेंट चीज़ें ना आपने रखनी है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने देखना होता है कि जो हमारी कैटेगरीज़ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक स्पेसिफिक नीश में जाना तो हम यहाँ पर आकर वहाँ पर उसपे ना डिफरेंट तरह के फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली कैटेगरी है सिर्फ़ वो रहे और बाकी सारी गायब हो जाएँ। या गार्डन एंड आउटडोर वाली रहे बाकी सारी गायब हो जाएँ। तो ये हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ये इंशाल्लाह बाद में आपको जाके बताऊँगा कैसे करते हैं। तो ये हम शीट इसलिए बनाते हैं कि हम पहले 100 डेढ़ 100 प्रोडक्ट्स निकाल लें, बाद में इवैल्यूएट करें कि हमने किसके ऊपर जाना है। यानी हम उन्हें डिफरेंट फ़िल्टर्स लगाते हैं, जैसे कैटेगरीज़ का लगा लिया हमने इस कैटेगरी में जाना है, फिर नंबर ऑफ सेलर्स का लगाते हैं कि हमने कम से कम सेलर्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, या फिर मंथली सेल का लगा देते हैं कि हमारे पास मंथली सेल्स ज़्यादा हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, प्राइस कम हो, या हम कहते हैं कि फॉर एक बंदा है वो कहता है मैंने सिर्फ़ $60 वाली प्राइस में जाना है, लेकिन एक कहता है कि नहीं जनाब मैंने 40-50 वाली में जाना है, तो 40-50 वाले के लिए ये कर लेंगे, 43 वाली है वो जो कहेगा मैंने 7 वाली में जाना है, उसके 7 वाली कर लेंगे। किसी का बजट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ़ 25 तक है तो उसे ये वाली प्रोडक्ट दे देंगे। अगर कोई बंदा कहता है मेरा 25 से ज़्यादा है उसको ये वाली दे देंगे। ये डिफरेंट ऑपरेशंस जो आप बाद में उसपे अप्लाई करते हो। बाद में उसकी नंबर ऑफ मंथली सेल्स देख लेते हो कि मंथली 1 मंथ में उसपे कितनी सेल्स हो रही हैं।
और उसका मंथली रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये 25,000 है, 7,000 है, 15,000 है, 25, ये डिफरेंट उसकी फिर वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपने इस तरह ऐड कर लेनी उसके अंदर। बाद में फ़िल्टर लगा के ना आप देख सकोगे कि आपको किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, किसको इग्नोर करना है। ये अब आप पे डिपेंड करेगा, ये आपकी जो सिक्स्थ सेंस है आपको फिर वो बताएगी या फिर ये डेटा बताएगा। ये 2 चीज़ें बता सकते हैं, बाकी कोई तीसरी चीज़ नहीं बताएगी। तो ऐसे होगा। अब इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे अभी पूछ लें, अगर इनमें से अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो, कि यूआरएल क्या होता है, सिन क्या होता है, टाइटल वगैरह या इनमें से कोई भी चीज़, तो आप पूछ सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि हम एसिन कहाँ से उठाएँगे और यूआरएल जो है बस कन्फर्म करना है, यूआरएल वो होता है जो पर हमारे पास सर्च बार में उसका पूरा एक सीरियल कोड टाइप चीज़ आ रही होती है। मैं बता देता हूँ। अब यूआरएल है ना किसी भी प्रोडक्ट का, तो ये जो ऊपर सर्च में हमारे पास ये जो लिंक मैंने क्लिक किया अभी, ये जो ब्लू हो गया, ये हाँ इसका जी, यूआरएल है, ठीक है? ठीक है और इसका एसिन कहाँ से आएगा? ये सिन डिफरेंट जगह से आप उठा सकते हैं। ये सिन जो ईज़ी है ना, वो आप नीचे जाएँ। हुँ, नीचे जाने के बाद यहाँ पर ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ से भी ये सिन को उठा सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं उठाना तो आप ऊपर जाएँ, ठीक है? और इसको रहने दें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक्स-रे रन कर लें। ठीक है। हीलियम एक्स-रे 10 से हम एक्स-रे रन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। वहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर ही आ गया। यहाँ पे ये ठीक भी है, आ जाएगा, यहाँ से आप इज़िली कॉपी कर सकते हैं हम। तो ये 2 चीज़ें थी, ठीक इसके है। अलावा अगर कोई पूछना हो तो। नहीं बस थैंक यू। एनीवन एल्स? मैं आगे फिर मेन लेक्चर पे फ़ोकस कर दूँ फिर? ये मैंने सिर्फ़ ऐसे ही बताया, मेन लेक्चर हमारा अभी स्टार्ट होना है। थोड़ा-सा मुझे बीएसआर का बताएँगे आप? ओके। बीएसआर बेसिकली होता है बेस्ट सेलिंग रैंक। बेस्ट सेलिंग रैंक क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास अब ये प्रोडक्ट है पेंट ब्रश, ठीक है? ये पेंट ब्रश है, तो ये प्रोडक्ट अब कहाँ पर बेची जाती है? अब ये देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो रही है या किस मार्केट के अंदर या किस जगह पर, यानी जिस तरह होम एंड किचन एक अलहदा चीज़ है, ठीक है? किचन कहते हैं होम एंड गार्डन एक अलहदा चीज़ है, गार्डन एक और चीज़ है, होम किचन एक और चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक और चीज़ है, क्लोथिंग एक और चीज़ है। यानी मार्केट्स हैं डिफरेंट, यानी कपड़ों की और मार्केट है, दुकान है और इलेक्ट्रॉनिक्स की अलहदा दुकान है। तो डिफरेंट शॉप्स हैं। तो इस तरह यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ बनी होती हैं। उन कैटेगरीज़ के अंदर ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब डिफरेंट चीज़ों में मैं पेंट ब्रश की बात कर रहा तो पेंट ब्रश अब कहाँ पे बिकती है? वो बिकती है डीआईवाई एंड टूल्स में। यानी जो डेली लाइफ़ में हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो पेंट ब्रश वहाँ पे बिकता है। अब अमेज़न पे एक बंदा एक चीज़ नहीं बेच रहा, ठीक है? अमेज़न पे हज़ारों बंदे एक चीज़ बेच रहे हैं। तो पीएसआर हम बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि एक डीआईवाई एंड टूल्स की अगर कोई कैटेगरी है, तो ये किस नंबर पे आ रहा है? यानी वो कितनी मतलब इसकी रैंक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा है आप एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे बच्चे होते हैं, जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के, ठीक है? जब वो उनके फाइनल टर्म होते हैं, तो उनके जब एग्ज़ाम्स ओवर होते हैं, तो उनको डिफरेंट ट्रॉफीज़ मिलती हैं और डिफरेंट पोज़ीशंस मिलती हैं। यानी एक बच्चा होता है वो फर्स्ट आ रहा होता है, दूसरा होता है सेकंड आ रहा होता है, कोई थर्ड आ रहा होता है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, इस तरह ना एक लाइन बनी होती है। यानी अगर क्लास में जी। 1000 बंदे हैं ना, जो फर्स्ट आया उसकी वहाँ फर्स्ट रैंक होगा, जो मतलब लास्ट पे है उसका 1000 तो होगा। तो इसी तरह जो डीआईवाई एंड टूल्स की कैटेगरीज़ में हज़ारों, लाखों के हिसाब से जो है ना मतलब होते हैं हमारे पास, जो प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अब ये जो पेंट ब्रश है ना, इसका जो रैंक है ना वो 11,211 है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेटिंग्स पे और नंबर ऑफ सेलिंग मतलब यूनिट सेल पे, कि मंथली 1 मंथ में इसके कितने यूनिट सेल हुए हैं। जितना बीएसआर कम होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 11,211 है, तो जितना ज़्यादा होगा उतनी सेलिंग कम होगी, यानी उतने यूनिट इसके कम सेल होंगे। जितना ये कम होगा इसका मतलब उतने यूनिट इसके ज़्यादा सेल हो रहे होंगे। जितना ज़्यादा यूनिट्स होगा उतने कम और जितना कम होगा उतनी इसकी सेलिंग ज़्यादा। यानी अगर इसका फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने जो देखा था कि कितनी चीज़ें सेल कर रहा था, खैर दूसरी वाली मैं आपको बताता हूँ।
मतलब बीएसआर जितना कम होगा मतलब वो प्रोडक्ट उतना वर्दी है। बिल्कुल, उस उतना ही ज़्यादा वर्दी है, यानी उसकी पोज़ीशन उतनी हाई होती जाएगी ना। जिस तरह क्लास में ओके। मतलब वो फर्स्ट वाले की ज़्यादा वैल्यू है, सेकंड वाले की उससे कम है, थर्ड वाले की उससे कम है। तो जैसे इसका बीएसआर कम होता रहेगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। अगर जब जैसे इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, उतनी नंबर ऑफ कहते हैं सेल्स इसकी पर मंथ ज़्यादा हो जाएँगी। जब इसकी नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ ज़्यादा होंगी, इसको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, उसकी पोज़ीशन और ऊपर होती जाएगी और ऊपर होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि फर्स्ट पे भी आ जाएगा गलती से। और एनी अदर क्वेश्चन्स? नो, थैंक यू सो मच। ओके। हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने वो टॉपिक साइड ट्रैक था वैसे अंदर ऐड कर दिया। तो हम देखेंगे कि हम जब अमेज़न पे होलसेल की प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं ना, आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हमने वो प्रोडक्ट लेनी कहाँ से है। हमने उसके सप्लायर को ढूँढना होता है, फिर उससे हमने प्रोडक्ट लेनी होती है, उससे ऑथराइज़ेशन लेनी होती है, डिफरेंट तरह क्योंकि अगर हम कोई चीज़ ब्रांड की सेल कर रहे हैं ना उसके ऊपर अमेज़न के ऊपर, तो हमें पहले ऑथराइज़ेशन भी लेनी पड़ती है उस ब्रांड से कि हम वो चीज़ क्या अमेज़न पे सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो चीज़ अगर हम जाकर एक बंदे से लेनी है, वो डिफरेंट बंदे होते हैं या डिफरेंट लोग होते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब 3 तरह के मतलब लोग होते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट लेते हैं। जो पहला है वो ब्रांड खुद है, यानी हम एक न एक चीज़ हमें पसंद आ गई है, हम वो जाकर वो चीज़ वो जो ब्रांड बना रहा है उस ब्रांड से डायरेक्टली ले लें या वो बंदा जो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, हम उसी से डायरेक्टली ले लें। ठीक है? तो एक ही ऑप्शन हमारे पास ये है। अगर हमने डायरेक्टली उस बंदे से नहीं लेनी तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर कि आगे से ब्रांड ने कुछ बंदों को ऑथराइजेशन दी होती है कि वो उसकी चीज़ें बेच सकते हैं, हम उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और फिर आगे से अगर डिस्ट्रीब्यूटर से भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती, हम फिर होलसेलर के पास जाते हैं, फिर हम वो होलसेलर से लेते हैं, जो होलसेलर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आम मार्केट के अंदर से उसको खरीद के आगे बेच रहे होते हैं। अब इनको डिटेल में समझते हैं ये होते क्या हैं और डिफरेंस क्या है इनमें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब नाइक है, नाइक एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर मैं नाइकी कोई चीज़ मार्केट से खरीद के किसी दुकान से अगर जाकर अमेज़न पे सेल करूँगा तो नाइक ने मुझ पे केस कर देना, मुझ पे केस करके ना फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अमेज़न मुझे बेचने नहीं देगा, ठीक है? और अगर गलती से उसने बेचने दे दिया है, तो नाइक वालों को पता चल गया ये बंदा बेच रहा है, उसने मेरे पे आके केस कर देना है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये शूज़ थे मुझे पसंद आए, मैंने कहा जनाब मैंने अमेज़न पे जाके सेल करने हैं। तो मैंने क्या किया कि जनाब मैं नाइक वालों के पास गया। जैसे ही मैं नाइक वालों के पास गया तो उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें माँगी कि ठीक है जनाब आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें, तो हम आपको ये चीज़ बेचने देंगे। मैं नाइक वालों से बात की, नाइक वालों से जब मैंने बात की तो मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ही हमारी चीज़ बेच सकते हो। तो उन्होंने मुझे एक लेटर लिख के दे दिया। मैं जब अमेज़न के पास गया तो अमेज़न ने मुझे रोका और पूछा क्या तुम्हारे पास नाइक का कोई ऑथराइज़ेशन लेटर है जिससे नाइक ये चीज़ कह रहा हो कि हाँ, तुम मेरी चीज़ बेच सकते हो। अगर मैं विदाउट दैट ऑथराइज़ेशन लेटर जाके अगर वो चीज़ बेचूँगा तो 2 काम होंगे। पहला तो मेरी लिस्टिंग अगर मैं कर देता हूँ, वो लिस्टिंग बंद हो जाएगी, दूसरा मेरा अकाउंट भी बंद होने का खतरा है। और तीसरा जो वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि नाइक वाला मुझ पे केस करके मुझे अगर मुझ पे केस कर दिया तो मुझे उसका फाइन देना पड़ेगा। और वो फाइन काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ लें आपकी पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है उस फाइन को निकालने में। अब ब्रांड से लेने का क्या फ़ायदा है, ठीक है? अब ब्रांड से हम चीज़ इसलिए लेते हैं कि जो हम डायरेक्टली जो है ना मैन्युफैक्चरर से चीज़ खरीद रहे होते हैं ना, वो हमें सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ती है। यानी कि अगर हम अमेज़न पे भी जाके उस चीज़ को बेचेंगे, अमेज़न हमें रोकेगा नहीं। अमेज़न डोंट स्टॉप अस फ्रॉम सेलिंग इट। अमेज़न हमें उस चीज़ से बेचने रोकेगा नहीं क्योंकि जब हम ब्रांड के पास डायरेक्टली गए हैं, उसने हमें एक लेटर लिख के दे दिया है कि ठीक है, आप जाओ अमेज़न पे मेरी चीज़ बेचो। तो हमें फिर कोई इश्यू नहीं होगा, अमेज़न हमें रोकेगा नहीं, हम वो चीज़ ईज़िली बेच लेंगे। तो आफ्टर दैट हमें जो चौथा फ़ायदा ये है कि मतलब जो लो प्राइसेज़ हैं, ठीक है? अब लो प्राइस का हमें क्या फ़ायदा है कि जो ब्रांड से अगर हम एक मैन्युफैक्चरर एक बंदा जो चीज़ बना रहा है, हम डायरेक्टली अगर उनसे वो चीज़ बाय करेंगे, इंस्टेड ऑफ मार्केट में जाने के, हमें वो सस्ती पड़ती है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉय है या खिलौना है, अगर हम मार्केट से बाय करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1500 का पड़ रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ें, वही टॉय अगर हम उसकी फैक्ट्री से जाकर बाय करें, तो जो हमें 1500 का पड़ा है, वो हमें क्या पता 200 का भी ना पीछे से पड़ा हो। तो ब्रांड से लेने का ये फ़ायदा है कि जो मार्केट प्राइस की बजाय हमें डायरेक्टली जिस प्राइस पे वो बना होता है, हमें वो मिल जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब ये शूज़ थे, तो मार्केट में इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो जा रही है मतलब 800 जा रही है, 900, 1000 जा रही है। लेकिन अगर हम इसके मैन्युफैक्चर से जाकर लें तो क्या पता ये हमें 300-400 का मिल जाए। तो इसमें हमें बचत ज़्यादा है, इसमें हमें प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा बचता है। और जब भी हम याद रखें होलसेलर जो एज़ अ होलसेलर जब हम एक प्रोडक्ट लेते हैं किसी ब्रांड से, तो हमें सिर्फ़ उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये अलाउ नहीं करेगा कि आप सिर्फ़ ये वाला जूता बेच सकते हो। वो फिर कहेगा डिफरेंट तरह के जूते यानी उसकी वेबसाइट के ऊपर या नाइक के जितने भी जूते होंगे, जितने भी डिज़ाइन हैं, जितने भी नए डिज़ाइन आएँगे या जो भी पिछले डिज़ाइन हैं या जूते हैं, जो नाइक के कपड़े हैं, नाइक के कोई भी स्पोर्ट्स वियर है, तो जो भी चीज़ें होंगी ना उस ब्रांड की, मैं मल्टीपल ब्रांड फिर मुझे बेचने की ऑथराइज़ेशन मिल जाती है कि हाँ, मैं इन चीज़ों को बेच सकता हूँ बार-बार। अब आगे जो एक और चीज़ देखने वाले हैं, गुड लीड टाइम है, यानी कि अगर हम ब्रांड से कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो जब भी हम उसे खरीदेंगे, तो हमारे वेयरहाउस तक या हम तक बड़ी फ़ास्ट पहुँचेगी। इसकी डिलीवरी बड़ी फ़ास्ट होती है। इसकी जो सर्विसेज़ बड़ी अच्छी होती हैं, यानी मतलब हमारा लीड टाइम अच्छा होता है, हमारी पैकिंग की पिन पैकिंग की हमें सहूलत दे देते हैं कि हमें ये पैक करके दे देते हैं, लेबलिंग भी कर देते हैं। सम ब्रांड करते हैं, सम नहीं करते बट मोस्टली कर देते हैं, सर्विसेज़ दे देते हैं। उसके बाद जिनका सपोर्ट होता है ना, कस्टमर सपोर्ट बड़ा अच्छा होता है। कि जैसे ही हमने उनसे बात करनी है ना, हमें सपोर्ट ईज़ी अच्छा करेंगे। ब्रांड जो होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से ऑथराइज़ेशन देते हैं, लेकिन अगर हम ब्रांड से डायरेक्ट ऑथराइज़ेशन मिल जाए ना, तो यकीन मानिए उससे अच्छी बात कोई नहीं है। अब क्योंकि हम अमेज़न के होलसेल मॉडल को पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना ब्रांड हमें ऑथराइज़ेशन दे ही ना। ब्रांड कहे कि नहीं तुम कहाँ से मुँह उठा के आ गए हो, मैं तुम्हें ऑथराइज़ क्यों करूँ? मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम्हारे तो मतलब स्टोर पे रिव्यूज़ इतने नहीं है, मैंने तुम्हें अमेज़न पे बेचने नहीं देना। तो तुम्हारी वेबसाइट नहीं अच्छी, ये वो डिफरेंट बहुत बहाने लगाएगा, ठीक है? तो हमें रोकेगा। किसी मतलब इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो किसी भी ऐरे-गैरे बंदे को अपना ब्रांड देखकर उसका मज़ाक नहीं बनवाना चाहता। तो वो सिर्फ़ उन्हीं को देगा जिसमें उसे नज़र आ रहा होगा कि हाँ, ये बंदे यार बड़े कमाल के हैं, ये बंदा मेरे ब्रांड को अच्छा बेचेगा, मेरा नाम खराब नहीं होने देगा। ब्रांड सिर्फ़ उन्हें ऑथराइज़ करेगा। अब ब्रांड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो मैं आगे फिर जाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। नो क्वेश्चंस। ओके। अब ये ऐसा होता है कि ब्रांड अब जब हमें अलाउ नहीं ना करता कि ब्रांड कहता है जनाब मैं आपको चीज़ नहीं देनी बेचने के लिए, तो फिर हमारे पास कोई ना कोई बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर हमें ब्रांड नहीं देता तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसका जो बैकअप प्लान हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदे होते हैं जिनके मैन्युफैक्चर के साथ डायरेक्टली ताल्लुक होते हैं, डायरेक्टली उनका रिलेशन होता है। और वो जो है ना वो डायरेक्टली चीज़ें ब्रांड से उठाते हैं। यानी ब्रांड्स ने आगे से बंदे रखे हुए हैं जिन्हें उन्होंने ऑथराइज़ किया हुआ है कि हाँ, ठीक है, आप मेरी चीज़ें सेल कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। तो हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल दी है कि जैसे नाइक ने मुझे नहीं मतलब अलाउ किया कि मैं भेज सकता हूँ, लेकिन नाइक का आगे से कोई डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिल गया जो कहता है ठीक है, मैं आपको ऑथराइज़ करता हूँ। अब जो एक पीछे मैंने एक बात करना भूल गया कि अगर जो है ना अमेज़न को अगर हम ब्रांड की ऑथराइज़ेशन दिखाएँ डायरेक्टली ब्रांड से तो वो हमें नहीं रोकता। और सेकंडली जो है ना हमारे पास अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर का भी लेटर दिखा दें तो वो फिर भी नहीं हमें रोकेगा, फिर भी आराम से हमें परमिशन दे देगा कि ठीक है आप बेच सकते हो। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं कि अब नाइक के डिस्ट्रीब्यूटर को हम ढूँढते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्रांड है, ब्रांड ने हमें मना कर दिया, फिर हम कहते हैं नाइक के डिस्ट्रीब्यूटर को ढूँढेंगे, नाइक के डिस्ट्रीब्यूटर से हम कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर हम उससे चीज़ लेंगे। अब नाइक से डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है? अब दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रांड एंड हैव गुड रिलेशनशिप विद देम कि वो ब्रांड से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उनका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा है। दे इंटेंड टू कीप ब्रांड्स हैप्पी यानी जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो सिर्फ़ ऑथराइज़ेशन उन बंदों को देते हैं जो कि उन्हें खुश रख सकें या उनके ब्रांड का नाम अच्छा रख सकें, यानी उनके ब्रांड का नाम गंदा ना होने दें। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो उन ब्रांड का नाम अच्छा रखते हैं, ब्रांड को खुश रखते हैं। इस वजह से ब्रांड भी उनके साथ खुश रहता है और उन्हें ऑथराइज़ करता रहता है। यानी ऑथराइज़ेशन देता रहता है कि आप बेचते रहो। अब ये डायरेक्टली बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल में जो है ना करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बिज़नेस प्राइस पे देते हैं। या अगर उन्हें पीछे से अगर 300 का पड़ा है जूता, वो आगे 100 ज़्यादा ले लेंगे, 400 का कर देंगे और आपको आगे से चीज़ दे देंगे और आगे से आप उसे 700 की करो, 800 की करो, वो आपकी मर्ज़ी है जितने का मर्ज़ी करो। लेकिन आपको ना एक परमिशन मिल जाती है।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल नाइक वाले ने मुझे मना कर दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक भी वेबसाइट है, अभी एक नाइक के डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है, कि अगर नाइक ने मुझे मना कर दिया तो एक ये नाइक का आगे डिस्ट्रीब्यूटर है। अब मैं यहाँ पर जाके ना, तो मैं नाइक के जूते या जो भी है ना, वो मैं सब खरीद सकता हूँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। यानी हमने डिफरेंट तरह के डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढने होते हैं, जहाँ से फिर जाकर हम अगर नाइक ने ड अगर ब्रांड ने खुद मना कर दिया, तो आगे से हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ चीज़ ले लें। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये ट्रस्टेबल होते हैं, यानी इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, अगर वो ऑथराइज़्ड रीसेलर्स हैं। ये भी हमने उनकी ऑथराइज़ेशन भी चेक करनी होती है कि जिनसे हम रिटेल कर रहे हैं, जिनसे हम डिस्ट्रीब्यूट से चीज़ें ले रहे हैं, क्या वो ऑथराइज़ हैं अभी कि नहीं? ठीक है, ये बातें हमें जब उनसे कॉन्टैक्ट करना है फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्हें तब पूछनी है, क्या आपको नाइक ने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाइक के जूते ले रहा हूँ या उनमें काम करना है मैंने उसकी नीश के अंदर, उनसे पूछूँगा क्या आप उसके साथ नाइक के साथ आपकी कोई ऑथराइज़ेशन या कोई डील है इस तरह की? या आपको वो ऑथराइज़ करता है बेचने के लिए और क्या आप आगे मुझे ऑथराइज़ करोगे कि मैं अमेज़न पे बेच सकूँ? जब ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम उनसे कोई चीज़ खरीदेंगे। उनसे हम ये भी पूछेंगे कि क्या अमेज़न वो हमें बेचने देता है? अगर वो ठीक है कि हाँ, कह देंगे, फिर क्या करेंगे हम? अब जो डिस्ट्रीब्यूटर हमें लेटर देता है ना, वो भी अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है। यानी जो ब्रांड देगा, उससे भी खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर देगा, उससे भी खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ नहीं कहेगा। अब जो प्राइस होती है ना, ज़रा इनकी प्राइस थोड़ी-सी ना ब्रांड से ज़्यादा होती है। फॉर अभी मैंने बताया कि डिफ़रेंस आ जाता है थोड़ा-सा, अगर ब्रांड अगर बेच रहा है अ, 300 की, तो ये 400 की कर देंगे, 450 करते हैं। थोड़ा-थोड़ा ना डिफ़रेंस कर देते हैं। इनकी प्राइस हमेशा ब्रांड से ज़्यादा होगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमेशा ब्रांड से चीज़ लें, ताकि हमें सस्ती से सस्ती पड़े। जितनी हमें मतलब लो कॉस्ट चीज़ होगी, हमें उतना प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा होगा। या लीड टाइम में डिफ़र करते हैं। लीड टाइम ब्रांड के हिसाब से बड़ा लेट होता है। यानी अगर ब्रांड हमें एक चीज़ दे रहा है ना, 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवर कर रहा है। लेकिन ये जो होगा ना, कि हमें तकरीबन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इतना लेट कर देता है कि इन्वेंटरी हमारे वेयरहाउस तक पहुँचाने के लिए, ये स्लो होता है। मल्टीपल ब्रांड्स, अब जिस तरह मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी जब हमें ऑथराइज़ेशन मिल जाती है किसी ब्रांड से, तो उसके अंदर डिफरेंट हमें नाइक की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमें उसकी ऑथराइज़ेशन मिल जाती है, वो बेच सकते हैं। अब जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपना एक अकाउंट बनाते हैं ना, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ़ एक ब्रांड नहीं होता, उसके पास हज़ारों के हिसाब से ब्रांड होते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं कि जब हम उससे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, फिर हमसे प्राइस शीट्स मँगवाते हैं। ये इंशाल्लाह आपको आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊँगा कैसे और प्राइस शीट्स होती क्या हैं। ओवरव्यू देता हूँ आज। प्राइस शीट्स फॉर एग्ज़ाम्पल होती हैं, एक शीट बनी होती है जिसमें एक प्रोडक्ट का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, साथ उसकी प्राइस होती हैं और उस शीट के अंदर तकरीबन हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स होती हैं। इनको बाद में हम स्कैन अनलिमिटेड नाम का एक, जिस तरह हीलियम 10 और जंगल स्काउट है ना और कीप है, इस तरह एक और हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसे हम स्कैन अनलिमिटेड कहते हैं। अब वहाँ पर जाके उस शीट्स को पेस्ट करते हैं, यानी अपलोड करते हैं और वहाँ से फिर हम जो वायबल प्रोडक्ट्स होती हैं ना, एक उनकी लिस्ट बन के आती है। फिर हम उनमें से एक वायबल प्रोडक्ट्स होती हैं, हम उनको निकालते हैं, फिर उन पे भी वर्क करते हैं। यानी इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट करने का हमें ये भी फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं होलसेलर्स। होलसेलर्स वो बंदे हैं जो लोग ना डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ लेते हैं मेरा एक क्वेश्चन था। सॉरी, क्वेश्चन कर लें। जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी जो आपने लास्ट ऑप्शन बताया ना, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अ, जिस तरह जो भी आपने होता है, लास्ट बात बताई है। मैं बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर की अगर कोई वेबसाइट है ना, या डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी है, तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी एक ब्रांड की चीज़ें नहीं बेचता। डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाइक की बात कर रहा था, उसके पास नाइक का ब्रांड भी होगा, उसके बाद सिरिलैक है, सिरिलैक का ब्रांड भी होगा, सैमसंग फ़ोन है, सैमसंग का ब्रांड भी होगा। तो डिफरेंट तरह के जो ब्रांड्स हैं ना, वो डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें बेच रहा होगा आगे। तो जब हम उससे प्राइस शीट्स मँगवाएँगे, तो उसमें डिफरेंट ब्रांड्स की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी, वो शामिल होंगी। ये अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसमें, ये बात को अब मैंने ना आज एक अलग लेक्चर होना है इसके ऊपर। तो बस इतना समझ लें कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डिफरेंट तरह के ब्रांड होते हैं, यानी हम सिर्फ़ अभी नाइक की बात कर रहे थे। नाइक सिर्फ़ एक ब्रांड है, लेकिन
जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ़ नाइक नहीं होगा, उसके पास 10-15 ब्रांड या 20 ब्रांड, 30 ब्रांड मतलब 1000 ब्रांड, आप उसकी हाँ जी, साथ मुझे आ गई समझ। ये होगा। ओके। अगर किसी और का क्वेश्चन है पूछ ले। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। होलसेलर्स। अब होलसेलर्स जो होते हैं ना तो वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, ना ही वो लेते हैं जनाब अपना ब्रांड से, ना ये ब्रांड से ऑथराइज़ होते हैं, ना ये क्या कहते हैं उनसे ऑथराइज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से ऑथराइज़ होते हैं। तो ये होते क्यों हैं? इनके पास सामान आता कहाँ से, चीज़ लेते कहाँ से हैं? ये लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बंदा है, उसने दुकान में अगर नाइक के जूते रखे हुए हैं और उस शख्स ने नाइक अपनी शॉप खत्म कर रहा है, तो वो क्या करता है बल्क में चीज़ें बेच देता है। या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है अगर उसने अगर किसी चीज़ से जान छुड़ानी है, तो वो एक चीज़ बल्क में बेच देता है। तो ये होलसेलर क्या करते हैं, उस बंदे के पास जाते हैं और उससे वो चीज़ ले लेते हैं और उसको बाद में आगे सेल करना शुरू कर देते हैं। जो इनकी सर्टिफ़िकेशंस होती हैं ना, वो अमेज़न भी एक्सेप्ट नहीं करता। अब डिफरेंस के फैक्टर देखते हैं इसमें क्या-क्या होता है, बाद में उसको ना डिटेल में जाते हैं। अ, इसकी जो सबसे पहले प्राइस है, इसकी प्राइस जो है ना सबसे ज़्यादा होती है। यानी ब्रांड से भी ज़्यादा है और डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज़्यादा है। यानी इतनी ज़्यादा कि अगर इसके अंदर से हम अगर प्रॉफ़िट मार्जिन निकालना चाहें ना, अगर जब हम कोई चीज़ जाकर अमेज़न पे सेल करेंगे, तो प्रॉफ़िट मार्जिन समझ लें कि ना होने के बराबर है कि हमें है ही नहीं है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं ना ही होलसेलर तक बात आए। दूसरी बात ये ट्रस्टेबल नहीं होते हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। थर्ड ऑप्शन ये कि दे डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड्स, ये ब्रांड से डायरेक्ट बाय नहीं करते, ये किसी भी शॉप से उठा के बस बेचना शुरू कर देते हैं बल्क के अंदर। ये बल्क में कोई चीज़ उठाई और बेच दी है। दे डोंट हैव रिलेशनशिप ऑफ एनी हाउ विद द ब्रांड्स, इनके ब्रांड से किसी तरह का भी रिलेशन नहीं होता। हालाँकि डिस्ट्रीब्यूटर का अच्छा भला रिलेशन होता है, लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं इनके साथ। दे बाय फ्रॉम स्टोर व्हिच आर सेलिंग इन बल्क, जो ऐसे स्टोर जो कि बल्क में जूते बेच रहे हों सॉरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनसे उठाएँ। फॉर एग्जांपल नाइक है, तो ऐसा बंदा जो कि नाइक की जूते एक बल्क में सेल कर रहा है ना, ये उसके पास जाएँगे और उससे खरीद लेंगे। आफ्टर दैट ये होता है कि द ब सॉरी ये हो गया। द बाय फ्रॉम द स्टोर्स गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, उन स्टोर के अंदर से जो आउट ऑफ स्टॉक हो रहे होते हैं उनसे बाय करते हैं। ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं ना, जो बल्क में लेके सेल कर रहे होते हैं, ये बल्क में कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो दरअसल वो प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो अमेज़न ने रिजेक्ट की होती हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट या इन्वेंटरी जो डैमेज हो गई होती है ना, जो अमेज़न रिजेक्ट कर देता है अपने वेयरहाउस में रखने से, ये उन्हें मतलब सेल करते हैं। या फिर ऐसी प्रोडक्ट जो कि रिफंड होके वापस आ जाती हैं ना, ये कस्टमर के पास जाती हैं और रिफंड होकर वापस आ जाती हैं, ये उनको सेल करते हैं दोबारा। Amazon don't like them और approve their certifications। Amazon इन बंदों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और अगर हम इनसे कुछ सर्टिफिकेट लेके जाके उन्हें बताएँ ना कि हाँ भाई मैं इस होलसेलर से मैंने ये चीज़ ली है और मैं अब ये बेचना चाहता हूँ अमेज़न पे। अमेज़न ने 2 लगानी है और वापस भेज देना है। भाई चलो भागो तुम कहाँ पर आ रहे हो? तुम्हारी जगह नहीं है। अमेज़न इन्हें पसंद ही नहीं करता। इसकी कोई भी सर्टिफिकेट उसे दिखाएँगे, वो कहेगा नहीं मैंने मानना ही नहीं है। ब्रांड से लेके आओ डायरेक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आओ। लो और ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट मार्जिन, यानी इनका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल थोड़ा-सा ये ना ही होने के बराबर है, बिल्कुल ना ही समझे कि होता ही नहीं है। अगर आप अमेज़न पे मतलब एक डोंट गो विद द होलसेलर एट फर्स्ट इफ यू आर गोइंग अमेज़न ऐप होलसेल, यानी अगर आप होलसेल के बिज़नेस में बिज़नेस में नहीं नहीं है है ना, ना, तो तो मैं मैं कभी कभी भी भी रिकमेंड रिकमेंड नहीं नहीं करूँगा करूँगा कि कि आप आप होलसेलर होलसेलर से से स्टार्ट स्टार्ट करें। करें। आप आप हमेशा हमेशा ब्रांड ब्रांड से से कोशिश कोशिश करें करें आपको आपको मिल मिल जाए जाए कोई कोई चीज़ चीज़ या या उससे उससे ऑथराइज़ेशन ऑथराइज़ेशन मिल मिल जाए। जाए। अगर अगर ब्रांड ब्रांड से से नहीं हैं तो तो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से से मिल मिल जाए जाए और और अगर अगर उन उन दोनों दोनों से नहीं नहीं मिलती मिलती इस इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट को को छोड़ छोड़ दें। क्योंकि क्योंकि पहले पहले तो तो 7-8 7-8 क्लाइंट क्लाइंट के के साथ साथ काम काम करें। करें। जब जब आपको आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो हो जाएगा जाएगा ना ना डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स का का भी भी और और ब्रांड्स ब्रांड्स का का भी, भी, देन देन आप आप होलसेलर की होलसेलर तरफ की आएँ। तरफ आएँ। होलसेलर्स को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, ये आइडेंटिफ़ाई आइडेंटिफाई इज़िली इसलिए नहीं नहीं होते। होता है। ये ये तो तो इसलिए इसलिए जो जो मोस्टली मोस्टली क्या क्या होता है होता है फिर फिर आप आप नुकसान नुकसान उठा उठा लेते लेते हो। हो। अब अब हमें हमें होलसेलर्स होलसेलर्स तक तक आने आने की की ज़रूरत ज़रूरत क्यों क्यों पड़ती पड़ती है? है? क्योंकि क्योंकि समटाइम्स समटाइम्स ऐसा ऐसा होता होता है है कि कि हमें हमें जो जो जैसे जैसे ब्रांड ब्रांड रिजेक्ट रिजेक्ट कर कर देता देते है हैं ना ना कि कि नहीं नहीं मैंने मैंने वो वो चीज़ चीज़ नहीं नहीं देनी। देनी। समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं वो भी रिजेक्ट कर देते हैं कि ठीक है हमने भी ब्रांड को खुश रखना है, हमने भी आपको चीज़ नहीं देनी। क्योंकि आपने अमेज़न पे सेल करनी है या फिर आपका नाम नहीं है या आपकी रेटिंग नहीं है। तो डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं जिनकी वज़ह से
कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड फिर आपको ना कर देता है। इस वजह से आपको व्होलसेलर के पास आना पड़ता है। सो दैट वाज़ ऑल। एनी क्वेश्चंस? आप क्वेश्चन कर लें जितने करने हैं। अभी आपने बोला कि होलसेलर्स जो है वो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर अगर होलसेलर के पास हमें जाना है पर डे वो प्रोडक्ट कैसे सेल हो सकती है फिर? होलसेलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे ना फिर। फॉर एग्जांपल होलसेलर्स अच्छे भी हैं बीच में, जिनकी सर्टिफिकेशंस अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो होलसेलर हैं, फॉर एग्जांपल अगर कह लें कि 75% होलसेलर्स ऐसे हैं जिनकी सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमने ये चीज़ पहले कन्फर्म करनी होती है कि हम उससे सर्टिफिकेट लेते हैं और देखते हैं कि क्या अमेज़न एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर हम उसे इन्वेंटरी लेते हैं, वरना नहीं लेते। ये हमने खुद आइडेंटिफाई करना होता है। ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम होलसेलर की तरफ जाएँगे ही नहीं, हम सिर्फ ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ रहेंगे अभी। और वो भी जो ऑथराइज्ड वाले डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वो भी, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं। चलिए ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी, आवाज़ आ रही है मेरी मुज़म्मिल? जी, आ रही है। अभी जो लास्ट स्लाइड थी अगर आप उस पे जाएँ तो सबसे टॉप पर आपका पहला पॉइंट था कि प्रॉफ़िट मार्जिन होलसेल में बहुत ज़्यादा होता है। लाइक प्राइसेस आर हायर। फिर आपका सेकंड लास्ट जो पॉइंट है जिसमें आपने लिखा कि लो और ऑलमोस्ट नो प्रॉफ़िट मार्जिन। तो ये थोड़ी-सी 2 जो पॉइंट्स हैं इसके कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं लाइक आई एम ये नॉट 2 पॉइंट क्या होते हैं? मैं प्राइसेस आर हाईएस्ट यानी कि जो ब्रांड की प्राइस है ना, फॉर एग्जांपल अगर 300 है और जो डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस है वो 400 है, हुँ, तो जो टोटल प्राइस है वो डायरेक्टली 500-600 होगी। और जो चीज़ अमेज़न पे सेल हो रही होगी ना, उसकी प्राइस होगी 650 होगी। डालूँ, पैकेजिंग फ़ी भी डालूँ, उसके बाद डिलीवरी शिपिंग फ़ी भी डालूँ और फ़ीस ऐड करके तो मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा। मैं तो वही पैसे पूरे कर रहा हूँ, प्लस प्रोडक्ट यहाँ से पकड़ी और वहाँ पे दे रहा हूँ। मेरे पास कोई प्रॉफ़िट आ नहीं रहा। यानी इनकी जो प्राइस होती है ना बेचने की चीज़ को या आइटम को, इतनी हाई होती है कि उसके अंदर से अगर हम अपना प्रॉफ़िट मार्जिन निकालना चाहें ना, तो वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। या बिल्कुल मतलब 1% होगा, 2% होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके। तो प्राइसेज़ आर हाई का हाईएस्ट यहाँ पे लिखना मैं बोल रहा हूँ। हाईएस्ट का मतलब ये है इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है उनमें से। यानी ब्रांड के और डिस्ट्रीब्यूटर से दोनों जो सबसे ज़्यादा प्राइस है ना, वो होलसेलर्स की। और जो लो और ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट मार्जिन है, वो उस प्राइस की वजह से ही है कि क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होगी ना, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा उतना ही गिर जाएगा। जब हम वो चीज़ जाकर अमेज़न पे लिस्टिंग करेंगे ना, जब प्राइस वहाँ पे एंटर करेंगे, तो इस वजह से अगर वहाँ पे जाके ज़्यादा कर देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर एक बंदा 17 पाउंड की एक चीज़ बेच रहा है और हमें पीछे से अगर हम देखें हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, अपनी प्राइस ज़्यादा कर देते हैं कि हमें प्रॉफिट हो। अब वहाँ पे 18 या 19 की कर देते हैं। अगर हम 18 से 19 की कर देंगे, तो हमारे पास बार बॉक्स आएगा ही नहीं। यानी वो चीज़ हमने इन्वेंटरी ले ली और वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, हमारी बिकेगी नहीं। ओके, फाइन, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सो डन हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अगर किसी को क्वेश्चन अभी बता दें तो नहीं, नो क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।